बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 2 नवंबर है, हफ्ते का दिन है, और वो है ना कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। जिस तरीके से 2 हफ्ते की प्लानिंग की गई थी कि हमने फलस्तीन के ऊपर कब्जा करना है, लेकिन आज 1 साल और 1 महीना हो गया और कब्जा अभी तक नहीं हो पाया है। जबकि वहां पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वो आपके सामने है, और आए रोज हम एक एक लम्हे की रिपोर्टिंग आपके साथ करें। जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर अब तक, और इसी जुर्म की पादाश में अभी तक हमारे 2 चैनल जो है वो बैन भी कर दिए गए, और अभी जो उसी चैनल को रिवाइव करते हुए, जो मेरा मेन चैनल है वो रिवाइव तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये बैकअप के तौर पर चैनल क्रिएट किया ज़की अब्बास स्पीक्स के नाम से, ताकि अगर वो दोबारा से बैन होता है, क्योंकि वो स्टेक के ऊपर है, अगर वो दोबारा से बैन होता है तो मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। और मेरी गुजारिश सबसे यह है कि इस चैनल को भी उसी तरह से प्यार दीजिए, उसी तरह से सपोर्ट दीजिए जिस तरह से आपने मेरे पहले चैनल्स को सपोर्ट किया। और ये चैनल है ही आपका, आपने ही चलाना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वसीला हूं आप तक वहां से खबरें पहुंचाने का। एक बड़ी मेहनत करके, एक स्ट्रगल करके अपने मजलूम और बेकस जो बेसहारा लोग हैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करें और दुनिया तक उस आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपने ही चलाना है। मेरी गुजारिश आपसे ये कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोस को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा कि कहां कहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये मेंशन करना मत भूलिएगा। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि इस वक्त जो बदतरीन हमले हुए हैं उनमें से एक ऐसा हमला जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब वो तस्वीर, वो वीडियोस जो हैं वो वायरल हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला जो तल अबीब के तकरीबन 27 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो इनकी सबसे बड़ी एयरबेस मानी जाती है उसको डायरेक्टली हिट किया गया है, और डायरेक्टली हिट करते हुए जो मनाजिर हैं वो शाया कर दिए गए हैं। और यूं कह लीजिए कि ये जो तल नौफ एयरबेस है वहां पर जहाज भी मौजूद थे, और जिस तरह से उसको छुपाने की कोशिशें हो रही थी, आज वो भांडा फूट गया। इसी वजह से तो मैंने कहा कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। तो ये जो रोने का वक्त उनका हुआ चाहता है, लेकिन दूसरी जानिब जो हिजबुल्लाह है, जो लिबनानी मज़ाहमत है, वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। और सिर्फ पिछले 2 दिनों के अंदर 63 हमले किए गए हैं, और इन 63 हमलों के अंदर जो 45 टैंक्स हैं उनको निशाना बनाया गया, और मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, मुतअद्दिद हलाकतें, और इसके साथ जख्मियों की एक बड़ी तादाद है जिसको हेलीकॉप्टर जो है वो लेके प्रवास करते हुए इमरजेंसी में ले जाते हुए दिखाई दिए। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर मिस्र की गद्दारी, देखें, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी मुसलमानों के साथ किसी ने हाथ किया तो वो मुसलमानों ने ही किया है। अगर फलस्तीन की बात करें तो फलस्तीन की पीठ के अंदर छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं है, बल्कि मुसलमान ममालिक हैं, अरब हैं, और ये धोखाधड़ी की एक नई मिसाल कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप अंदाजा कीजिए कि जो मिस्र की गद्दारी है वो खुलकर सामने आई है जब यमन की जानिब से जो इजरायली जहाजों को टारगेट किया जा रहा था और यूरोप के जहाजों को वहां से समुद्री रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा था, 200 जहाज जो है वो तबाह कर दिए गए थे, और उन्हें रास्ता बदलना शुरू कर दिया। यहां तक कि जो जर्मनी के जहाज हैं, वॉरशिप्स, वो भाग निकले। और आज मैंने पिछले व्लॉग में आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो इनके वजीर हैं, वजीर की जानिब से बाकायदा तौर पर यह खबर दी गई और कहा गया कि हम जो है वो प्रोटेक्शन देने से कासिर हैं, हम इजराइल को सपोर्ट नहीं उस तरह से कर सके जिस तरह से हमें करना चाहिए था, हम नाकाम हो गए। और यमन की ये यूं कह ले कि एक बड़ी फतह थी। लेकिन अब जो मिस्र की गद्दारी सामने आई कि मिस्र ने इजरायली बहरी जहाजों के ऊपर अपने झंडे लहरा दिए, और अपने झंडे लहराते हुए वहां से उनको एक सेफ शेल्टर दिया है। ये क्या स्टोरी है, तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना यह चाहता हूं, देखें, इजराइल का सबसे जो तगड़ा डिफेंस सिस्टम माना जाता है वो आयरन डोम है, और ऑफ कोर्स आयरन डोम जब भी कोई बाहर से हमले होते हैं तो वो उनको शेल्टर देता है, वो हवा के अंदर ही उन तमाम तर मिसाइलों को, रॉकेट्स को जो है वो तबाह कर देता है ताकि इजरायली महफूज रह सकें। लेकिन यहां पर जो मुझे वो बात याद आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुनाफिकीन के सरदार का नाम था अब्दुल्ला बिन अबी, जो काम मुसलमानों के साथ, यूं कह लीजिए कि मुसलमानों के साथ वो गद्दारी कर रहा था, और गद्दारी और यहूद के साथ उसकी दोस्ती थी। यकीन करें, अब्दुल्ला बिन अबी ने मुसलमानों के खिलाफ वो काम नहीं किए जो आज के अरब और मुस्लिम हुक्मरान मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। अभी इसकी मैं जिंदा मिसाल आपको ये देता हूं कि जो मिस्र की गद्दारी है वो देख लीजिए।
ایک جو ہے وہ اسرائیلی جنگی جہاز کو مصری بحریہ کی حفاظت کے اندر جو نہر سوئس سے گزارا جا رہا ہے، اس کی پکچر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں سوئس کینال کے اندر ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کا جھنڈا ہے، دوسری طرف مصر کا جھنڈا ہے۔ وہ ان کو شیلٹر دیتے ہوئے اپنی کینال سے، اپنی نہر سے اس کو گزارے ہیں، جو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے مربوط سمندری گزرگاہ کی علامت ہے۔ اور اس حوالے سے جو سوئس کینال اتھارٹی ہے، اس کی جانب سے آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ جو سوئس کینال اتھارٹی ہے وہ مصر کے انڈر آتی ہے، کیونکہ سوئس کینال مکمل طور پر اس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ مصر کا ہے۔ اب وہ جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، اب سنیں گے، آپ سنتے جائیے، سر دھنتے جائیے، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نہر سوئس کے اندر قسطنطنیہ کنونشن کو نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے، جو گزرنے والے بحری جہازوں کی قومیت کی بنیاد پر بغیر کسی امتیاز کے نہر میں جہاز رانی کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ پھر اس نے کیا کہا، سوئس کینال اتھارٹی کی جانب سے جنگی جہازوں کو نہر سے گزرنے کی اجازت دینے کے بارے میں سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والے سوالات کے جواب میں، چاہے وہ تجارتی ہوں یا پھر فوجی جہاز، قسطنطنیہ کنونشن کی دفعات کے مطابق جہاز کی قومیت میں فرق کرنا، جو کہ دنیا کی سب سے اہم سمندری لین کے طور پر نہر کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی بنیادی ضمانت ہے۔ سوئس کینال جنگی جہاز خصوصی طریقہ کار سے مشروط ہے، اور یہ بات قابل غور ہے کہ قسطنطنیہ کنونشن جس پر 1888 میں دستخط ہوئے تھے، اس کے بعد سے نہر سوئس کے ساتھ بین الاقوامی معاملات کی نوعیت کے بنیادی خد و خال متعین کیے جا چکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس عالمی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے تمام ممالک کے حق کو محفوظ رکھا ہے، جس کا اظہار اس معاہدے نے اپنے پہلے آرٹیکل میں یہ کہہ کر کیا تھا کہ سوئس میری ٹائم کینال ہمیشہ آزاد اور کھلی رہے گی۔ جنگ کے وقت کی طرح امن کے وقت، تجارت یا جنگ کے ہر جہاز کے لیے قومیت کے امتیاز کے بغیر یہ آپریشن اپنے جاری رکھے گی۔ یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل نے معاہدوں کا احترام کیا ہے؟ بڑا ہمبلی کوسچن ہے کہ کیا یہ جو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو سہولت دے رہے ہیں، آپ عالمی معاہدوں کی پاسداری کر رہے ہیں، تو کیا اسرائیل نے عالمی معاہدوں کا احترام کیا ہے اور مصر کے ساتھ فیلاڈیلفی کوریڈور سے متعلق ذمہ داریوں کی پاسداری کی ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا سوال ہے، بڑا سادہ سا جواب ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے ویڈیو میں، جو ویڈیو اس وقت جاری ہوئی ہے، اس میں مصری عوام کے موقف کو اچھی طرح سے سنا ہے، دیکھا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ وضاحتوں اور تشریحات کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ میں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری جانب آج صبح جو لبنانی مزاحمت ہے، اس کی جانب سے اسرائیل میں مختلف اہداف کی طرف جو ہے وہ ڈرونز لانچ کیے گئے، جنہوں نے وہاں پر ہٹ کیا، کامیابی سے وہ ہٹ ہوئے، اور اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ نے یہ خبر دی، کنفرم کیا کہ یہ اب جو سلسلہ ہے جاری، اور ابتدائی رپورٹس میں لبنان سے جو دراندازی ہوئی، ایک ڈرون نے مغربی گلیلی میں ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا، دوسرے ڈرون نے کئی مقامات کو نشانہ بنایا، اور ڈرون اسرائیل کے فضائی دفاع کے لیے مختلف نئے امریکی جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، اور جس طرح سے ڈیوڈ سلنگ ہے، اس کے استعمال اور فضائیہ کے استعمال کے باوجود ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حملے ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، اور حزب اللہ نے جو ہیٹ سسٹم کے ریڈار سینٹر کو بھی نشانہ بنایا، اور لبنانی مزاحمت نے چند منٹ پہلے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ اس نے ایک ڈرون حملے میں طائف کے جنوب کے اندر جو ان کی جو ایئر بیس ہے بشمول ملٹری ریسرچ سینٹر اور ہیڈ سسٹم کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک طرف تو حملے جاری ہیں، 63 حملے پچھلے جو 2 دنوں کے اندر ہوئے ہیں، اور ابھی تک تقریباً 645 حملے جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ پچھلے ایک ہفتے میں ہوئے ہیں۔ یہ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ کنفرم کر رہا ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز کنفرم کر رہی ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ جو ان کو کور کر رہے ہیں وہ یہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے کہا کہ ان کی جو تل نوف ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کے مناظر جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا اس کے اثرات اب آنا شروع ہوئے ہیں، اور کیونکہ ایران نے ایک جو میرے خیال میں بڑی غلطی کی، میرے خیال میں، کہ ان کی جانب سے میڈیا کے اوپر اس طرح سے اس کی پروجیکشن نہیں کی گئی۔ جب بھی آپ حملہ کرتے ہیں آپ دکھاتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں پہ کتنا نقصان کیا ہے۔ ابھی انہوں نے حملہ تو کیا، اور بڑا زبردست قسم کا حملہ تھا، پوری دنیا نے دیکھا، اس کی ویڈیو ثبوت جو ہے وہ سامنے آئے، لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور پھر سیٹلائٹ تصاویر جب جاری ہو رہی ہیں، تو اس وقت پتا چلا کہ ان کی جو تل ابیب سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر جو تل نوف ایئر بیس ہے، جس میں بڑی تعداد میں جہاں سے کوئی بھی انہوں نے آپریشن لانچ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں سے
इनके जहाज जो है वो परवाज लेते हैं, वहां पर आके रुकते हैं, वहां से फ्यूलिंग होती है, बहुत सा ये काम जो है वो इस तरह से सरंजाम दिया जाता है। और उसकी जो मनाजिर है वो जारी हुई, जिसमें देखा गया कि जो जहाजों समेत वहां पर उस जो एयरबेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और इसका सबूत जो है वो तस्वीर की सूरत में, सैटेलाइट की तस्वीर की सूरत में सामने आ चुका। और मेरे ख्याल में ईरान जो है वो बार बार ये कहता था वो फुल स्केल वॉर नहीं चाहता, वो जंग नहीं चाहता, लेकिन इसी वजह से वो खामोशी के साथ, और ये दुनिया की स्ट्रेटेजी है कि आप अगले बंदे को ये तो रियलाइज करवा देते हैं कि हम ये जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, हम तुम्हारी इन कैपेबिलिटीज को, इन सलाहियतों को हिट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। अब ईरान की जानिब से जो हमले का ऐलान किया गया, जो ट्रू प्रॉमिस 3 जो हमला जो है वो किया जाना है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हमला होगा ये पिछले तमाम हमलों से 1 स्टेप अहेड होगा। अब इसके ऊपर जो है वो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, और ये एक पूरी की पूरी प्लानिंग इसको तरतीब दिया जा चुका, और ये यूं कह ले कि एक बहुत बड़े पैमाने पर एक जंग जो है वो छिड़ने वाली है। और जिस तरीके से ऑफ कोर्स अमेरिका अपने B-52 बमबार ड्रोन तैयारे और फिर वो वहां पर लेके आ चुका है, अपने बड़ी तादाद में उसने अपने फौजी वहां पर डिप्लॉय करने की बात की, और इजराइल की सपोर्ट के लिए वो वहां पर पहुंचा। तो इसका मतलब यह है कि जंग जो है वो नेक्स्ट फेज में दाखिल होने वाली है। एक आलमी सतह के ऊपर इन सिनेरियो को देखते हुए जो जंग है वो एक आलमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये हालात बहुत खतरनाक हद तक खराब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अल नूर रेडियो का जो नामा निगार है उसने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि दुश्मन की फौजों ने शहर के मरकज में दाखिल होने की कोशिश नाकाम होने के बाद ख्याम शहर के मशरकी मोहल्ले में दाखिल होने वाली जो गाड़ियां और टैंक्स को वापस ले लिया, वहां से वो भागे, और फौजी बुलडोजर में से एक तबाहशुदा मिरकावा टैंक को सरदा और अमरा के इलाके की तरफ खींचते हुए देखा गया है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से वहां जब्बालिया में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हमला किया गया और उसकी खबर नशर की गई। उन्होंने कहा कि हमने एक नंबर फौजी गाड़ी को मिसाइल मारकर निशाना बनाया, फिर एक इमारत जिसमें तकरीबन 12 फौजी जो है वो घुसे हुए थे, इस इमारत को TBG मिसाइल से निशाना बनाया। इस दौरान इस इमारत में से जो भागकर 3 फौजी इस टैंक के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और उस टैंक को जेर जमीन नस्ब शुदा जो बॉम्ब था उसके जरिए हिट किया गया, और यूं इस कार्रवाई के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा हलाकतें हुई। और ये वो फौजी थे जो कि फलस्तीन के अंदर मज़ाहमत के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको इस तरह से निशाना बनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसने गजा के जब्बालिया इलाके में $35 लाख मालियत की एक यहूदी फौजी गाड़ी नमर को यासिन 105 मिसाइल से निशाना बनाया, और इसकी वीडियो भी जारी कर दी है, जिसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। और न सिर्फ ये बल्कि जब्बालिया कैंप में एक पेचीदा घात लगाई गई साहूनी D9 जो बुलडोजर था उसको 105 यासिन 105 से निशाना बनाया गया, और जो फौजियों के एक ग्रुप को एंटी पर्सनल डिवाइस से हिट किया गया, और मुतअद्दिद जो यहां पर फौजी हैं इनके वो हलाक और जख्मी भी हुए हैं। तो इस वक्त ये एक तरफ तो ये हालात है, लेकिन दूसरी तरफ जो फलस्तीनी हैं जिनके ऊपर कयामत टूटी हुई है, जिनके लोग मारे जा चुके हैं, जिनके मतलब वो कब्रें यूं कह लें कि कब्रें बनाने की जगह नहीं है, बुलडोज उनको किया जा रहा है, इसके बावजूद वो जनाब उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि हम जलील होने से बेहतर है कि हम मरने को तरजीह देंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा हौसला कहां से आता है। मतलब जो मैसूर शुमाली गजा के अंदर फलस्तीनी शहीदों को गले लगाने के लिए कब्रों के बगैर, जख्मियों के इलाज के लिए डॉक्टरों के बगैर, आखिरी सांसें बचाने के लिए एम्बुलेंसेस के बगैर, और किसी को सेहतयाब करने के लिए शहरी दिफा के बगैर छोड़े जाने के बाद वो नारे लगा रहे हैं और आजादी की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर भी अगर हमारे जो हुक्मरान हैं उनके ज़मीर नहीं जागते तो तुफ का मकाम है, लानत का मकाम है। चाहे जितने भी ये 57 रुकनी जो इस्लामी इत्तेहाद है ना, इनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि चूड़ियां ही इनके हाथ का मुकद्दर है। और ये जो लीडरान है, जिसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जितने भी ये बड़े बड़े ममालिक हैं, आप इनको देखें, अगर ये इकट्ठे होकर बाआवाज़ बुलंद अगर मिलकर आवाज़ बुलंद कर देते हैं, और यकीन जानिए जो फ़लस्तीन है वो भी आज़ाद होगा, वो लिबनान वहाँ से भी जंग खत्म। लिबनान ने तो जई फेर के रख दिया ना इनकी, वो तो अपनी मदद आपके तहत लड़ रहे हैं और इसकी को दुनिया के अंदर इसकी एग्जाम्पल्स दी जा रही है, और वो जंग इसी वजह से बंद करने की भी बात हो रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। यकीन जानिए माशर का दिन होगा, जो यहाँ से मजलूम लोग अपने बेगुनाही के अंदर मारे गए, वो माशर वाले दिन इन्हीं हुक्मरान का गिरेबान चाक करते हुए बोलेंगे कि उनका क्या जुर्म था, आपने उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया,
تو یہ کچھ آمرین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.